बच्चों का 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन लाखों बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला नीट पेपर लीक हो जाता है। वेलकम टू इंडिया, जहां इंफॉर्मेशन लीक होना छोटी सी बात है, चाहे वो BSNL का डाटा हो, नेताजी की वीडियो हो या नीट के पेपर्स। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, जहां नेताजी के वीडियो को वायरल कराने वाले को पनिशमेंट मिलती है और नेताजी सुरक्षित रहते हैं, और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि नीट पेपर को लीक करने वाले सुरक्षित रहते हैं और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं उन पर लाठियां बरसती है। नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें सिर्फ 1,30,000 के करीब सीट्स होते हैं, और उसके बाद वो ज्यादा मेहनत करते हैं। 8 से 9 घंटे के लिए पढ़ते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, वो भी 2-3 सालों के लिए। पहले से ही वो मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं। घर का खर्चा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, कोचिंग की फी, और उसके बाद ऐसा NTA का मजाक स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सुसाइड तक पहुंचा देता है। आज बात होगी इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली बात, नीट पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ? व्हाट्सएप पे हुआ, टेलीग्राम पे हुआ, कोरियर में हुआ? कितने में बिका एक पेपर? क्या कोई अरेस्ट हुआ? गवर्नमेंट क्या कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स क्या करे? प्रोटेस्ट करे या नेक्स्ट नीट जो 30 या 40 दिनों के अंदर होगा उसकी तैयारी करे? सबसे पहले समझो, नीट पेपर्स का लीक होना कोई रूमर्स नहीं होता। खुद पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 में झारखंड और बिहार सेंटर्स के थ्रू नीट पेपर्स लीक हुए थे, और अब 2026 में फिर से कंट्रोवर्सी और फिर से पेपर लीक। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर एलिजिडली कोरियर, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोचिंग नेटवर्क्स के थ्रू सर्कुलेट हुआ। रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम टाइप सर्कुलेशन मेंशन किया गया है, और वो लोग गेस्ट पेपर के नाम पर एग्जैक्ट या नियर एग्जैक्ट क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे थे। 2024 में भी इसी तरह से नीट पेपर्स लीक हुए थे, और लोगों को लगा था अब सिस्टम सुधरेगा, लेकिन 2026 में सिस्टम ने जो है लेवल अप करके फिर से नीट पेपर्स को लीक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट UG 2026 के एलिजिड पेपर लीक राजस्थान, महाराष्ट्र और मल्टीपल स्टेट्स तक लिंक्ड नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट हुआ। राजस्थान SOG और बाद में CBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन में क्लेम हुआ कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर के नाम से क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे, और उनमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस एलिजिडली एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 120 क्वेश्चंस तक एग्जैक्ट सिमिलरिटी का क्लेम आया है। जरा सोचो, बच्चा 720 मार्क्स लाने के लिए खून पसीना बहा देता है और रात दिन मेहनत करता है, और किसी के पास पहले से प्रीव्यू मोड ऑन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नीट पेपर लीक कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक हार्ड कॉपी एलिजिडली कोरियर के थ्रू सर्कुलेट हुई, फिर उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नेटवर्क्स में भेजी गई। और आयरनी देखो, NTA बोल रहा है GPS ट्रैकिंग है, CCTV है, सिक्योरिटी लेयर्स है। बाय सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि पेपर स्टूडेंट से पहले माफिया के पास पहुंच गई। अब और एक क्वेश्चन, किन एप्स के थ्रू पेपर सर्कुलेट हुए? ऑफिशियल एजेंसीज ने अभी किसी सिंगल ऐप का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स और सर्कुलेशन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नाम आ रहा है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिजिड लीक मटेरियल 2 से 25 लाख तक बेचा गया। कुछ रिपोर्ट्स में 10 लाख कोरियर और 15 लाख रिसेल भी क्लेम है। मतलब मेडिकल सीट नहीं, स्टार्टअप फंडिंग चल रही थी। और नीट पेपर कौन बनाता है? नीट पेपर कॉन्फिडेंशियल एक्सपर्ट्स बनाते हैं, फिर इनक्रिप्टेड एंड सील्ड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, और फिर NTA सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करती है, इंक्लूडिंग सील्ड पैकेट्स, CCTV कैमरा और मॉनिटरिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाते हैं और करप्शन पेपर्स को मार्केट तक। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्यूज्ड को क्या किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि CBI ने FIR रजिस्टर्ड की है। मल्टीपल सस्पेक्टेड डिटेनेड और अरेस्ट हुए हैं जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से। रिपोर्ट्स में आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और कोचिंग लिंक्स तक का नाम आया है, जो सब के सब पेपर लीक माफिया के साथ जुड़े थे। और लॉ क्या कहता है? इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 के अंडर पेपर लीक सीरियस क्राइम है। पनिशमेंट जेल 3 से 10 साल तक हो सकती है, हैवी फाइनेंस करोड़ों तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट, और अगर ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो तो और स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये लाखों बच्चों के मेंटल हेल्थ और फ्यूचर का मर्डर है। और अगर ऐसा ही एग्जाम फ्रॉड किसी और दूसरे कंट्री में हुआ होता, जैसे चाइना या साउथ कोरिया, वहाँ पर इसे एक्सट्रीमली सीरियस मैटर माना जाता है। कुछ कंट्रीज में तो लाइफ टाइम बैन, क्रिमिनल इम्प्रिजमेंट, नेशनल ब्लैकलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, इंटेलिजेंस होते हैं। इंडिया में ट्रेंड चलता है, मीम्स बनते हैं, और कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। CBI प्रॉब स्टार्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन चली गई है, मेडिकल एसोसिएशंस ने रीनीट और NTA ओवरहाल डिमांड किया है, और ऑनेस्टली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आपको भी पता है कि बोलने से ट्रस्ट वापस नहीं आता। ट्रस्ट तब आएगा जब डिजिटल CBT आए, सिक्योर क्वेश्चंस डिलीवरी हो, इनसाइडर लीक्स बंद हो, और अकाउंटेबिलिटी एक्चुअल हो। और अपोजिशन लीडर्स का क्या रिएक्शन था? अपोजिशन लीडर्स ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टारगेट किया और कहा कि एग्जाम सिस्टम फेल हो चुका है। राहुल गांधी ने भी क्वेश्चन रेज किए हैं रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस।
अवेयरनेस। बात करें खान सर, अलग सर और टीचर्स रिएक्शन की, तो डिफरेंट एजुकेटर्स और कोचिंग फिगर्स ने ट्रांसपेरेंसी और फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। ऑनलाइन स्टूडेंट कम्युनिटी में मैसिव एंगर था। और एक बात जो एजुकेटर्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोल रहे थे वो ये कि ट्रस्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट चुका है। और अगर मैं बात करूं कोचिंग सेंटर्स की, जो कि सबसे डार्क पार्ट है, नीट पेपर का लीक सुनते ही कुछ कोचिंग सेंटर्स ने प्री नीट बैच लॉन्च कर दिया। 1 मंथ एक्स्ट्रा फीस, न्यू क्रैश कोर्स और फ्रेश पैकेज। बच्चा रो रहा है और इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं आजा बेटे हमारे कोचिंग ज्वाइन कर ले। और प्रशांत सर जैसे एजुकेटर्स ने ओपनली कहा कि बच्चों के फ्यूचर पर बिजनेस मत करो और उन्हें ये 1 मंथ फ्री में पढ़ाओ। और कुछ कोचिंग सेंटर्स ने सुना और कुछ ने नहीं। सच बोलूं तो यही रियलिटी है इसकी। इंडिया में ट्रेजेडी भी सब्सक्रिप्शन मॉडल बन जाती है। अब स्टूडेंट्स की बात करूं तो कुछ दिनों के बाद वो नीट एग्जाम तो देंगे और नीट देने के बाद घर आएंगे और मीम बनाएंगे, या तो कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे। और अगर यही चलता रहा तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि करप्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा पावर मिलती है साइलेंट जनता से। और बात करूं सुसाइड और मेंटल हेल्थ की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसके बाद जब पेपर ही लीक होता है तो स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसीलिए इस इशू को ज्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी स्टूडेंट डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स फील कर रहा है तो फैमिली के पास जाओ या प्रोफेशनल से बात करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रीनीट डिमांड रेज हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशंस फाइल हुई है। फाइनल ऑफिशियल डिसीजन अथॉरिटीज और कोर्ट्स पर डिपेंड करेगा। अब दूसरी बात, चाहे नीट पेपर लीक हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हो, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पेपर लीक माफिया बंद हो जाए तो आपको वो रेवेन्यू देना होगा। आप बोल रहे होगे यार इसने ये क्या बात कही। मैं वही बात कर रहा हूँ जो हमारे कश्मीर के शहजादे ने कही। उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीर में अल्कोहल को बैन देखना चाहते हो तो वो रेवेन्यू हमें दो जो उनसे जनरेट होता है। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप अपना रेवेन्यू अच्छे से कमाओ, लेकिन जो आपने खशखश पे बैन रखा है उसको हटा दो, क्योंकि हमें भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और हम उससे हलाल तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम उससे जो खशखश है वो खुद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या बेच देते हैं। तो उनके पॉपी हेड्स होते हैं जिनसे नशावर चीजें बनती हैं, हम उनको जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉपी हेड्स को बेचते हैं या उनसे नशावर चीजें बनाते हैं, लेकिन आप उनको भी बैन मत करो, क्योंकि उनका अपना मजहब उन्हें इजाजत देता है। तो वो उनका रेवेन्यू है, तो उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करने दो और आप खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करो। मैं आपसे एक बात सीधा कहना चाहता हूँ, या तो ये शराब के दुकानें जो भी नशावर चीजें हैं, चाहे ड्रग हो चाहे शराब हो, कोई भी चीज हो उसको बैन करो, या तो हमारे जो ड्रग माफिया है उनको भी मार्केट में आने का मौका दो। फिर देखो वो कितना कमाएंगे। जो हम कॉमन लोग हैं जिनको सिर्फ खशखश से मकसद था, उनको तो कल्टीवेट करने दो। हम पॉपी हेड्स को जला देते हैं, हमें पॉपी हेड्स से नशावर चीज बनाकर या उनको बेचकर हम पैसे नहीं खाएंगे जैसे आप शराब के रेवेन्यू खाते हो। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन फेयरली डॉक्टर बनना मुश्किल है। एक तरफ जेन्युइन स्टूडेंट्स है और दूसरी तरफ पेपर लीक्ड माफिया, और बीच में वो सिस्टम है जो हर साल बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर देश का एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा तो देश का फ्यूचर किस आईसीयू में एडमिट होगा। सब्सक्राइब। तो शराब के ठिकानों पर पाबंदी क्यों नहीं? यूथ शराब से भी तबाह हो रहा है यहाँ पर। अब किसी ने मजबूर किया पीने को मजबूर किया। ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाजत देती है। जब मेरे वालिद ये इलेक्शन 77 में जीता था जी, उसके बाद मुरारजी देसाई आए थे प्राइम मिनिस्टर, वो एक शराब के खिलाफ थे। मैं मेरे वालिद से कहा शराब बंद कर दो। मेरे वालिद ने कहा मैं टोटा नहीं, मगर अगर आप हमें इसका रेवेन्यू देंगे जो हम कमाते हैं तो हम शराब बंद कर देंगे। कुछ नहीं। आज भी अगर इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी तो रेवेन्यू आता है उसको बंद करेगी। मुझे यकीन है हुकूमत 2 मिनट में शराब बंद। आप देख सकते हो आज जुमा के दिन है, ये देखिए शराब पी के पड़ा हुआ है। तो यहाँ से माए बहनें भी चलती है तो उनको क्या बनेगा। तो शराब पे पाबंदी बोलते हैं लोग, उसके लिए लगा दो शराब पे पाबंदी, वो भी नहीं आप कर सकते हो तो किस नाम का तुसी हमें। फिर आपकी तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आप देख रहे हो, आप बता रहे हैं टूरिस्ट के लिए, बाहर वालों के लिए, यार उनके लिए कोई अलग सा सिस्टम रख दो, लेकिन हमारे कश्मीर को बदनाम न करो ऐसे। अभी यहाँ पर वहाँ बेटियाँ गुजर रही है, यार क्या होगा, कौन से मसले चल रहे हैं यहाँ पे। लिहाजा इन चीजों पर कार्रवाई कीजिए आप। यहाँ से माँ बेटियाँ गुजरती है, कोई हिसाब किताब नहीं है।